सर वी आर लाइव। अभी इस पे आ नहीं रहा है। प्रवीण, कमिंग सर। It takes time. It takes a little bit time to propagate. तो ओके, थोड़ा लैग होता है, डेफर्ड होता है थोड़ा वो। सभी बच्चों को नमस्कार। सभी माता पिता को नमस्कार और सभी अध्यापक गण को प्रणाम। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं आपके साथ एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। एक नया उत्साह है। इस साल का हम लोग कितना दूसरा या तीसरा सेशन कर रहे हैं? दूसरा सेशन कर रहे हैं ना जी। तो एक नए उत्साह के साथ फिर नए विषय पे चर्चा करने के लिए, जिसमें थोड़ा सा आपको और अच्छा डीप में बात कर पाए कुछ, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये जो प्रोग्राम है हमारा राज्य शिक्षा केंद्र के मदद से एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत IIT इंदौर के थ्रू हो रहा है। इसके बारे में और भी चर्चा करने जो हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में और चर्चा करने से पहले मैं रावेन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कुछ बोले इस प्रोग्राम के बारे में और बच्चों के लिए कैसे उपयोगी होगा, और मोटिवेट करें बच्चों को भी और जो टीचर हैं उनको भी और जो फील्ड से जुड़े लोग हैं, और इसको और कितना फैलाएं बाहर कि जो हम प्रयास कर रहे हैं केवल सीमित ना रहे हमारे प्रदेश में। हमारा जो पर्पज है कि पूरा केवल इंडिया ही नहीं हर जगह पहुंचे ये छोटी से छोटी चीज। डॉक्टर रावेन जी। नमस्कार साथियों सभी को। मैं डॉक्टर RP त्रिपाठी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में मैं मुख्यतः स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर नीरज शुक्ला जी IIT इंदौर का, उनकी पूरी टीम का, डॉक्टर मृगेंद्र दुबे जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी और आज के वक्ता डॉक्टर मुकेश कुमार खंडेलवाल जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ कि आप आज हमारे यहाँ प्रदेश के विद्यार्थियों शिक्षकों को व्याख्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ में आज एक विशेष गेस्ट भी जुड़े हुए हैं सुनने के लिए। डॉक्टर अमित गहलोत साहब NID भोपाल से हैं, इनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। इनको सर को मैंने क्यों जो आज आमंत्रित किया इसके बारे में थोड़ा और आगे बताएंगे। साथ में मैं स्वागत कर रहा हूं अपनी डाइट की फैकल्टी का जो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ रही है, हमारे APC एकेडमिक, BRC, BSc शिक्षक साथी और विद्यार्थियों का, साथ में अभिभावकों का, जो आप हमारे इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ रहे हैं। मैं अपने फील्ड के समस्त अधिकारियों का स्वागत भी कर रहा हूं और साथ में ये अनुरोध भी कर रहा हूं कि जैसी कोविड की स्थिति चल रही है, हमारे इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक आप प्रचार प्रसार करें, विद्यार्थियों को जोड़ें, ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक जुड़ करके बहुत सी जो अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं उनसे सीख सकें और उससे लाभान्वित हों। साथ में मैं ये अनुरोध करूंगा कि यदि कतिपय कारण से कोई विद्यार्थी लाइव इस कार्यक्रम को देख नहीं पाते हैं तो वो बाद में भी इस कार्यक्रम में IIT इंदौर के YouTube चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं, साथ में इस लिंक से भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि आज डॉक्टर अमित गहलोत साहब NID भोपाल को भी जोड़ा हूँ। सर को जोड़ने का ऑब्जेक्टिव ये था कि भविष्य में मैं अपने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए NID के तरफ से भी कुछ प्रोग्राम लेके आने वाले हैं। उसका एक पहला एक तरह से प्री रिहर्सल है कि सर देख लेंगे किस प्रकार से हम कार्यक्रम चलवाते हैं। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए NID की तरफ से विद्यार्थियों को बहुत चीजें सिखाई जाएंगी, किस प्रकार से वो मुखौटे बनाना, चित्रकारी, पेंटिंग और अपने भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसके लिए भी आज सर जुड़े हैं और निश्चित ही सर हमारे इस कार्यक्रम की बारीकियों को परख रहे हैं और जो जिस प्रकार से भी संशोधन चाहेंगे उस प्रकार से करके हम इस कार्यक्रम को अपने विद्यार्थियों के लिए लेकर आएंगे। मैं अपने फील्ड के समस्त शिक्षक साथियों से अनुरोध कर रहा हूं बार बार कि आप इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि कभी भी लॉकडाउन की कोई भी स्थिति अगर बनती है तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे, हमारे विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए मददगार होंगे। इनका आप कलेक्शन रखिए और विद्यार्थियों को समय समय पर इनको उपलब्ध कराइए, दिखाइए, समझाइए,
कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है वो प्रश्न आप हमारे से करिए, शुक्ला जी से करिए, हम उनके सभी प्रश्नों के समाधान आपको जरूर करवाएंगे। मैं आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से आज के वक्ता आमंत्रित डॉक्टर मुकेश कुमार खंडेलवाल साहब का पुनः एक बार स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारें और हमारे इस प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये सर आपके सामने हम ये भी रखना चाह रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 के लेवल के होते हैं, साथ में इनको पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। हमारा ये मैनेजमेंट स्कूल स्तर का जो होता है, इस प्रदेश में लगभग 32,000 माध्यमिक विद्यालय हैं, गवर्नमेंट की 32,000 है और प्राइमरी स्कूल 85,000 हैं। तो यहाँ के हमारे मैनेजमेंट विद्यार्थी होते हैं, पर क्लास में नियर अबाउट 8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक साथी हैं, तो उनके ऊपर हमारे सीएससी होते हैं जिनको हम जन शिक्षक बोलते हैं, उनके ऊपर ब्लॉक स्तर की व्यवस्था हमारे बीएफई देखते हैं, ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं, उनके ऊपर की व्यवस्थाएं बीआरपी के ऊपर हमारे एपीसी होते हैं, और हर जिले में लगभग 45 जिलों में मध्य प्रदेश के डाइट है, जो विशेष रूप से एकेडमिक अथॉरिटी है हमारे प्रदेश जिले की, उसके विशेषज्ञ भी जुड़ते हैं जिनको बृहद एक एक्सपीरियंस होता है टीचिंग का, बीएड एमएड जो टेंड करते हैं वो। मैं आपके हवाले इस प्रदेश की समस्त एकेडमिक अथॉरिटी को कर रहा हूं, और इनको अनुरोध है आपसे ये जरूर है कि सर हमारे लोग हिंदी में ज़्यादा समझते हैं, हिंदी में ही वक्तव्य हम लोग चाहते हैं, और ये प्रदेश के इसमें इधर से अगर देखें सीधी सिगरौली से लेकर अलीराजपुर झाबुआ तक के, यहाँ तक के शिक्षक साथी विद्यार्थी जुड़ते हैं, इधर नीमच, मंदसौर, भिंड, मुरैना, श्योपुर से लेके बालाघाट और यहाँ तक के ये कहें कि महानगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के भी हमारे शिक्षक विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देखते हैं और जुड़ते हैं, सीखते हैं। सर आगे के लिए मैं डॉक्टर शुक्ला सर को निवेदन करूंगा कि प्लीज। धन्यवाद रावेन जी, मोटिवेशन देने के लिए कि इस प्रोग्राम को हमें बढ़ाना चाहिए। जो हमारा मेहनत है वो रंग लाए, वो रंग कब लाएगा? जब आप चैट बॉक्स में कुछ लिखेंगे, जब आप जो अंगूठा होता है उसको दबाएंगे, इस टाइप की चीजें करेंगे तो थोड़ा सा रंग लाएगा, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा उससे ना। तो जैसा कि रावेन जी ने बताया कि हम आज हमारे साथ डॉक्टर मुकेश जी हैं, तो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है 36th अधिवेशन मतलब 36वां अधिवेशन है ना। तो जो हमारे वक्ता हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, और आप जानते हैं कि चर्चा का क्या हमारा मकसद होता है, चर्चा हम क्यों करना चाहते हैं। चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि जिससे आप समझें, आप जाने कि हाँ क्या क्या पढ़ना चाहिए। आज मुकेश जी जिस पोजीशन पे हैं, सपोज करिए इस पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं, तो क्या पढ़ाई करके आप जा सकते हैं। तो विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम की श्रृंखला 36वें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार खंडेलवाल जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड है। ये अभी प्रेजेंट में उप निदेशक हैं, जिसको डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं, अनुसंधान और विकास मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्शन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में, और उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी है इंजीनियरिंग स्कूल में, जिसको सहायक प्रोफेसर इंजीनियरिंग स्कूल कहते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। आपने देखा होगा कि YouTube में एक पोस्टर चल रहा है इस टाइप का, तो उस पोस्टर का देने का मकसद है कि उसमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, सूचनाएं पड़ी हुई हैं स्पीकर के बारे में, और आपका जो टाइटल है उसके बारे में, और उसके नीचे एक लिंक भी दिया रहता है। तो उसके बारे में भी कभी भी आप सपोज करिए भूल गए तो लिंक कॉपी किया या लिखा और आपका आ जाएगा ना। तो ये टाइटल है आज विद्युत चुंबकीय विकिरण लाभ एवं प्रभाव। आप आजकल मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं ना, तो उसकी उपयोग या वो कितना अच्छा होगा या कितना खराब है, शायद इससे रिलेटेड कुछ मुकेश जी बात करेंगे। लेकिन मुकेश जी का अगर देखें कि इनका शिक्षा एजुकेशन कहाँ से हुआ है, तो आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया उत्तर प्रदेश तकनीक विश्वविद्यालय, जो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ से किया। एमटेक किया आपने नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दिल्ली से किया, और पीएचडी आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद, जिसको आईआईटी धनबाद या आईआईटी ब्रैकेट में आईएसएम धनबाद कहते हैं ना, वहां से आपने एजुकेशन ग्रहण किया।
उसके साथ जो आज बात कर रहे हैं हम, ये विद्युत चुम्बकीय, तो कुछ न कुछ तो कनेक्शन होगा मुकेश जी का। तो उन्होंने किस क्षेत्र में रिसर्च किया है ना, किस क्षेत्र में शोध कार्य किया है, तो उसके बारे में अगर देखें तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ RF और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एंटीना, फिल्टर्स, कपलर्स, पावर डिवाइडर, RF एम्पलीफायरों, मेटा मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स, मेटा सरफेस, RF अवशोषक, पोलराइजर, ये शब्द कुछ कुछ सुना हुआ है, लेकिन बहुत मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे मेरा एरिया, मैं गणित विभाग में से संबंधित हूँ, तो मुकेश जी का फिजिक्स विभाग ना, तो भौतिकी विभाग से है, तो उतना मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप ये चीज कभी कभी सुने होंगे, कभी कभी बिजली वगैरह कोई बना रहा होगा, तो इस टाइप का चीजें आपने सुना होगा, या फिर कंप्यूटर पे भी सर्च करेंगे आप गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। और भी मुकेश जी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जस्ट ये जो ऊपर लिखा हुआ एक http://www.jnu, आजकल तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, डालेंगे और पूरा डिटेल मिल जाएगा डॉक्टर मुकेश कुमार खंडेलवाल जी के बारे में। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर मुकेश कुमार खंडेलवाल जी, जो कि एग्री हुए और एक अच्छा लेक्चर बच्चों के साथ अपना विचार शेयर करने के लिए। तो डॉक्टर मुकेश जी प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं एक बार, और इतने स्क्रीन शेयर होती है, इतने में सभी आपकी टीम के साथ में जुड़े हुए शिक्षक बंधु जो भी कार्यकारिणी में हैं उन सभी का अभिवादन करता हूं। आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं जो कि आज नहीं, आज से कई सालों तक, क्योंकि डिजिटल मीडियम पर ये उपलब्ध है, और कई सालों तक आगे आने वाले बच्चों के लिए भी और अभी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपना कार्यक्रम, आज का जो व्याख्यान है वो शुरू करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना नीरज जी? जी 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 मुकेश जी जी। तो प्यारे बच्चों, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करते हुए हम आज का ये लेक्चर, अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया कि इसके जो श्रोता हैं, मेरे जो श्रोता हैं आज के, वो 6 से लेके 8 की कक्षा तक वाले हैं और उनके शिक्षक हैं। तो इस उम्र में सबसे ज्यादा हम लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि हमें क्या बनना है अपनी लाइफ में। तो आज का लेक्चर मैं दूंगा और उसमें इतने सारे फील्ड्स को टच करने की कोशिश करूंगा, छूने की कोशिश करूंगा, और आप बस उसमें सीखना भी और ये भी जानने की कोशिश करना कि हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, किस किस फील्ड में हम लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस व्याख्यान को मैंने 3 श्रेणियों में मेनली बांटा है। पहले हम कुछ प्रकार की तरंगों के बारे में जानेंगे, और ये बड़ा मैंने कुछ ऐसा लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे होता है ना गणित की बहुत सारी लंबी लंबी, नीरज जी गणित से हैं तो बहुत सारी इक्वेशंस हम लोग लिख देते हैं, ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। बस मैं बहुत सारे चित्र दिखाऊंगा आप लोगों को, आप उनसे कुछ सीखने की कोशिश करना। कुछ हम लोग जो अपने घर में और डेली लाइफ में प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और इसके लाभ किस किस क्षेत्र में हम इनको यूज कर रहे हैं, आज की डेट में प्रयोग कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। और फिर इससे एक शिक्षा भी हम आज लेके जाएंगे इस लेक्चर से, कि इसका कुछ प्रभाव भी होता है, कुछ खतरे भी हो सकते हैं, और उसके डिस्कशन में हम लोग एक शिक्षा भी आज के लेक्चर में लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 उद्देश्य हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में रखे हैं। तो चलिए हम अपने इस 1 घंटे की यात्रा को शुरू करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को बड़ा आनंद आएगा, और आनंद के साथ में इस लेक्चर को आप एंजॉय करेंगे और सीखेंगे भी साथ में, खेल खेल में सीखना जिसे कहते हैं। तो चलिए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तरंगों की। बहुत सारी तरंगे हमारे सामने होती हैं, जैसे कि अभी एक इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ये एक समुद्र की तरंग है, लहर उठ रही है ना। तो इसी को, जो भी चीजें हम प्रैक्टिकली अपने आंखों से अपने आसपास देखते हैं, उसी को हम लोग साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर जो भी कहिए, उसको हम लोग टेक्निकली कन्वर्ट करके कुछ वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कर देते हैं, और वो बड़ी टफ सी भाषा आपके सामने बना देते हैं।
तो अगर इसे आप लहर कहेंगे तो वो एक लेमन लैंग्वेज, एक साधारण व्यक्ति की भाषा हो गई, और अगर इसे तरंग कहेंगे तो आप इसको वैज्ञानिक भाषा में इसको तरंग भी कह सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी तरंगे होती है हमारे पास में, यांत्रिक तरंगे होती हैं, ऊष्मीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, बहुत सारी तरंगे होती है। तो अभी हम बात करेंगे यांत्रिक तरंगे, जिनमें की बात करेंगे कि जिनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो वैसे नहीं चल सकती। अगर आप सड़क प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप उस पर चल नहीं सकते, इस टाइप की तरंगे। बट कुछ अचंभे भी हैं इसमें। कोई ऐसा भी प्रकार हो सकता है क्या कि कोई माध्यम ही ना हो, कोई कण ही उपस्थित ना हो, फिर भी कुछ चल सकता है इस हवा में या फिर किसी भी जगह पर। तो ऐसी भी कुछ हम लोग बातें करेंगे कि कैसे हमारा एक सिग्नल, जो हमारा मैसेज है, अब मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठा हूँ, आप इंदौर में उसको सुन रहे हैं, अलग अलग भागों से सुन रहे हैं, हम लोग कनेक्टेड भी नहीं है, फिर भी ये कैसे करके जा रहा है सिग्नल। तो इसकी थोड़ी सी बातें करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये इस तरीके की आप तरंगे देख रहे हैं, विविध प्रकार की तरंगों का हम पहले बात करते हैं। ऐसे ही इस तरंग को आपने कई बार देखा होगा। ये भी एक हम लोग इसको यांत्रिक तरंग का प्रकार एक बोल सकते हैं, और एक अनुदैर्ध्य तरंग हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये इसको बस दोलन करा रहा है व्यक्ति जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे चल के ऊष्मीय तरंगे। ऊष्मीय तरंगे मैंने बोला कि हम लोग थोड़े थोड़े प्रयोग भी देखेंगे। तो अब एक ये वैज्ञानिक प्रयोग है, अगर आपके पास में कोई भी मेटेलिक या कंडक्टर, जिसको कहते हैं धातु, धातु से बनी हुई चीजें अगर आपके पास में है, और उसका एक सिरा आप अगर गर्म करते हैं, एक सिरा आप गर्म कर रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ी देर बाद ये ऊष्मा धीरे 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 दूसरे सिरे तक चली जाती है। तो यहाँ पर भी एक तरंग उठ रही होगी, ठीक है। अब इसको हम साधारण भाषा में कह रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि हम तो भाई आज के युवा हैं, हम तो साइंटिस्ट बनेंगे, तो साइंटिस्ट तो चीजों को ऐसे नहीं करते। ये प्रयोग तो साइंटिस्ट वाला नहीं हुआ, अगर ये प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो हम भाई ऐसे साइंटिस्ट थोड़ी ना बनेंगे कि जो हाथ जला लेंगे। हम इस प्रयोग को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक धातु की रॉड ली, उस पर मोम से कीलें चिपका दी, छोटी छोटी मोम से। ये मोम हो गया, और मोम से हमने कीलें चिपका दी यहाँ से, और इधर से एक मोमबत्ती जला दी। अब मोमबत्ती जलाने के बाद में जब ऊष्मीय तरंगे यहाँ पर जाएगी, जैसे जैसे मोम पिघलेगा, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके कीलें गिरती चली जाएंगी। तो ये इससे वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो गया कि ऊष्मा एक तरंग के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रही है। ये ऊष्मीय तरंगे हो गई। तो हम विविध प्रकार की तरंगों की बातें कर रहे हैं। ऐसे ही अगली तरंग की बात करें तो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव। जैसे इस फोटो में देखिए, इस फोटो में कोई व्यक्ति तालियां बजा रहा है। अब ताली बजाने में उसके आसपास क्या माध्यम है? उसके आसपास का माध्यम वायु है। तो धीरे से देखेंगे अगर अनुभव करने पर कि यहाँ के कण ऐसे करके एक दूसरे से सप्रेस हो रहे हैं और एक तरंग आगे बढ़ रही है, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ से तरंग उठी और ये ऐसे करके गई, कुछ दूर तक आपकी आगे तरंग गई। तो इसको हम लोग ध्वनि तरंगे कह सकते हैं। इसी प्रकार की ध्वनि तरंगे आपने जब कभी, जैसे सभी बच्चे आजकल म्यूजिक प्लेयर यूज करते हैं, म्यूजिक प्लेयर में इस तरीके की तरंग देखी होंगी। इस तरीके की तरंगे, एक मिनट पीछे वाले पर आते हैं। इस तरीके की तरंगे चलती रहती हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, अलग अलग तरीके के मीडिया प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरीके की तरंगे वो दिखती रहती हैं। तो वो तरंगे जो है, ये साउंड जो हम सुन रहे थे, जो ध्वनि हम लोग सुन पा रहे हैं, उसको हमने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से किसी और तरीके के सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसको देख पा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग किसी भी तरंग को, किसी भी अपने सिग्नल को, जैसे कि वो ध्वनि तरंगे हो सकती हैं, कोई ताली की आवाज हो सकती है, किसी की बोली हो सकती है मेरी, उसको हम इस टाइप के साइन सिग्नल में, इसको कहते हैं साइन वेव। इसके बारे में अभी जैसे मैं देख रहा था, पिछली कई आपके व्याख्यान हुए हैं, तो उसमें भी कई स्पीकर्स ने बताया है। अभी थोड़ा सा हम लोग भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो इस टाइप की साइन वेव के साथ में हम लोग किसी भी प्रकार के सिग्नल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, जो मैं कह रहा था कि मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर कोई भी चीज, क्योंकि एक चीज है जो हम देख पा रहे हैं अपने,
दूसरा, हम उसको कैसे मैथमेटिक्स में लेके जाएंगे, गणितीय उसकी गणना कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उन चीजों को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इसने ताली बजाई और इस ध्वनि को हमने इस तरीके के तरंगों से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया या डिनोट कर दिया, हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे दूसरी प्रकार की अब देखते हैं हम लोग कि तरंगों में शक्तियां कितनी होती है। तो अब इस फोटो को देखिए, इसमें ये कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे या किसी लहर के किनारे बैठा हुआ है और इसकी तरंग की शक्ति देखिए कि इसमें कितना एनर्जी है, कितनी ऊर्जा इसने समाहित की हुई है अपने अंदर। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। और भी देखें अगर, तो अब ये एक प्रयोग देखिए, ये एक जल की धारा आ रही थी छोटे से पाइप से, और ये जो व्यक्ति कुछ ये घुमा रहा है, ये इस पर साउंड वेव जो ध्वनि, कोई एक सिग्नल आ रहा है, कोई गाना हो सकता है, कोई स्पीकर से सिग्नल हो सकता है, उसको चेंज कर रहा है। और देखिए उसका प्रभाव देखिए कि साउंड से ये किस तरीके से सिग्नल हिल रहा है, मतलब जल हिल गया। तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि हर प्रकार की तरंग में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। अब जैसे फिर एक और देखिए, ध्वनि तरंगों का एक और प्रयोग देखिए। तो अब यहाँ से इस इस इक्विपमेंट से कोई ध्वनि तरंगे निकल रही है और इसमें एक व्यक्ति ने जल की बूंदें या फिर किसी भी द्रव की बूंदें प्लेस कर दी, मतलब इसने हवा में दिखा दिया, जैसे जादू करते हैं ना, जादू जैसे कर दिया। तो अब ये क्या किया, ये एक बल का प्रयोग, मतलब ध्वनि की ऊर्जा का प्रयोग, उस ऊर्जा में कितने, उस तरंग में कितनी ऊर्जा समाहित है, इसको दर्शा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब हर तरंग में एक ना एक ऊर्जा होती है। तो ऐसे ही अब और देखिए वाइब्रेशंस से और फोटो दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए किस तरीके से ये डिजाइन बना रहे हैं, दोनों फोटो अलग अलग हैं। तो ये वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस कहते हैं कंपन को, कंपन करके कैसे डिजाइन बना रहे हैं ये दोनों व्यक्ति अलग अलग तरीके से। तो अब जैसे जो हम ध्वनि तरंगों की बात कर रहे थे, तो ध्वनि तरंगों में भी वाइब्रेशंस होती हैं। तो अब इन्हीं वाइब्रेशंस की अगर हम बात करें, तो अब ऐसा ही डिजाइन देखिए, अब यहाँ पर माइक लगा हुआ है एक, और इस माइक से साउंड आ रहा है, और ये इस टाइप से अलग अलग कलाकृतियां बनती चली जा रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या हेडिंग दी है, धारा की शक्ति का एहसास करने की कोशिश करें। तो इसमें आप ये एहसास करने की कोशिश करें कि हर एक धारा में, हर एक तरंग में कुछ ना कुछ ऊर्जा समाहित होती है। वो किस टाइप की ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा होगी, वो सब चीजें अलग अलग चीजों पर, अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में डिपेंड करती हैं। अब इसी चीज को फिर हमने दूसरे बातें की कि जो हमारे दैनिक प्रयोग होते हैं, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, उनको हम साइंटिफिक तरीके से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हम अपनी मशीनों में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति कोई ताली बजा रहा है और उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब हम लोगों ने कोई मशीन लगाई, जैसे ये मोबाइल के तरीके की एक मशीन दिख रही है, और इससे हम कनेक्ट करके देख पा रहे हैं, जैसे ही ताली बज रही है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जा रहा है, जो इसकी अमाउंट है सिग्नल का वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोगों ने उसकी साइंटिफिक प्रदर्शन भी हम सिग्नल का कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्वनि तरंग को अपना एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, उसमें हम लोग कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। छोटे छोटे प्रयोगों से अब आगे बात करते हैं, ये कई तरीके की बातें हमने की, उसमें तरंगों की बातें की, उसमें हमने बातें की, ध्वनि तरंगों की बातें की। अब आप आगे आते हैं विद्युत के ऊपर। विद्युत जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी का मैंने एग्जांपल दिया ना, कि ध्वनि से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, एक सिग्नल इसी टाइप का, जो ये साइन वेव, जो मैं जिसको साइन वेव बोल रहा हूँ, इस टाइप से हमने एक हमारा त्रिकोणमिति सब्जेक्ट होता है, काफी बच्चों ने उसे पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, तो वो उससे अवेयर होंगे कि इसको हम लोग साइन वेव बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हम सिग्नल को जनरेट कर सकते थे ध्वनि से। तो हमने किया, वो देखा पिछले फोटो में हमने। तो अब इस टाइप की विद्युत से आप सभी लोग परिचित हैं कि अब इस सॉकेट में
एक ये सॉकेट है, बिजली के बहुत सारे तार लगे हुए हैं, तो इन तारों में विद्युत जा रही है, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब धाराएं हमारे पास में दो तरीके की धाराएं जा सकती हैं। जो भी विद्युत धारा है वो दो तरीके की धारा जा सकती है, या तो प्रत्यावर्ती धारा जा सकती है या दिष्ट धारा जा सकती है। तो प्रत्यावर्ती धारा होगी अगर वो धारा इस टाइप से जा रही है, एक बार पॉजिटिव, एक बार प्लस, एक बार माइनस, साइकिल इस टाइप से जा रही है तो उसको प्रत्यावर्ती बोलेंगे। अगर कोई आप बैटरी का सेल कनेक्ट कर रहे हो तो उसको डायरेक्ट करंट या डीसी या दिष्ट धारा बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसी पर अगर हम लोग विचार करें तो इस टाइप से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने एक वोल्टेज बैटरी मतलब लगाई, जो सिंपल बैटरी सेल होता है ना, सेल अगर लगाओगे तो इस टाइप का आपका रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और अगर सॉकेट में लगाओगे, जैसे ये सॉकेट में लगाया हुआ था, जो घर में सॉकेट आता है, तो आपका किस टाइप से आएगा, इस टाइप से रेस्पॉन्स आएगा, इस टाइप से रेस्पॉन्स आएगा, साइन वेव की तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट, या प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं डीसी, ठीक है। तो अब इसका आप लोग ये भी देख सकते हैं, डीसी में ना हमेशा एक ही तरफ को ये चालन हो रखा है, ठीक है, एक ही तरफ को धारा चल रही है। और इस वाले में देखेंगे, एसी में देखेंगे तो एसी में एक साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए एक तरफ चलती है और दोबारा में दूसरी तरफ चल रही है। देखो ग्रीन वाले में जो हरा वाला है वो एक तरफ चल रही है, पीला वाला जो आ रहा है वो दूसरी तरफ चलती है धारा। तो इस टाइप से हम विद्युत को भी, सिग्नल, विद्युत भी एक तरीके से हमारा सिग्नल है। अब विद्युत के बाद में पहले भाग में हमें क्या करना है, पहले भाग में हमें बहुत सारी तरंगों के बारे में, डिफरेंट अलग अलग प्रकार की तरंगों के बारे में बात करनी है। तो हमने ध्वनि की बात की, ऊष्मा की बात की, विद्युत की बात की, अब चुंबक की बात करते हैं। चुंबक से तो खेलते हो ना सब लोग, हम तो बहुत खेले हैं बचपन में। अब देखो इसमें ये कोई चुंबक से खेल रहा है ना, तो चुंबक के आसपास क्या होता है, एक फील्ड होता है, एक फोर्स होता है। मतलब या तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करके उसे चिपका लेती है, या फिर उसे विरोध कर देती है। देखो ये गई ना बाहर, या फिर ये चिपक गई। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये पोल्स पर डिपेंड करता है, जो उसके ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर आप दोनों प्रकार के समान ध्रुवों को पास में लाओगे तो वो उनमें एक विरोधाभास का बल लगेगा। अब इन दोनों के बीच में कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, पर फिर भी एक बल लग रहा है। देखो गौर से एहसास करने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, बल्कि कोई कनेक्शन नहीं हुआ। तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों तरफ मैग्नेट के डेवलप हो जा रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग आकर्षण की बात करें तो जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस एग्जांपल में, दूसरे वाले में आप देखेंगे दोनों अलग अलग चुंबक हमने रखी, कैसे एक दूसरे के पास में आके एकदम से चिपक गई, है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो हमने विद्युत क्षेत्र की बात की, चुंबकीय क्षेत्र की बात की। चुंबकीय क्षेत्र ही आप लोगों ने अभी चुंबक से हमने बात की, तो एक नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, दो ध्रुव करके ऐसे करके होते हैं हमारे, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की बात की, विद्युत की बात की, विद्युत धारा की बात की, चुंबकीय क्षेत्र की बात की, चुंबक की बात की, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी होता है कि अगर किसी, ये ये एक तार है, इस तार में कोई आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं एक ऊपर ऊपर से बताऊंगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर इस प्रकार से किसी तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, मींस विद्युत धारा से एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। और ऐसा ही इसके विपरीत दिशा में भी होता है। देखिए ये जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें ये एक वायर है, वायर को आपने क्या किया, एक तार लिया, एक तार को ऐसे करके बस घुमा दिया और कुछ नहीं किया। चाहो तो इसके बीच में कोई एक कंडक्टिंग रॉड भी रख सकते हो, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है मतलब विद्युत धारा जा रही है। विद्युत धारा जब जाएगी तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र और डेवलप हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र और डेवलप हो गया। इन फोटोज में आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र से, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है।
ऐसा ही उल्टा भी होता है कि मतलब अगर हमारे पास में एक चुंबकीय क्षेत्र है तो उससे हम लोग विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे देखो ये एक बस एक कॉइल था, कॉइल मतलब एक हमारे पास में वायर था, हमने ऐसे करके जोड़ दिया और इसको हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर ये एक बल्ब लगा दिया, ये तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, कोई कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और बस हम एक चुम्बक को इसके बीच में से निकाल रहे हैं। चुम्बक के पास में क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को जैसे ही पास किया तो यहाँ पर क्या होगा, एक विद्युत जनरेट हो जाएगी, छोटी सी विद्युत जनरेट होगी, तो ये बल्ब आपका जल जा रहा है, जल जा रहा है बार बार, ठीक है। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक अगर एक सही तरीके से कनेक्टेड सर्किट से जोड़ा जाए तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। तो हमारे पास में ये हमारा अब तक का कंक्लूजन रहा। समय पर निर्भर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और समय पर निर्भर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत उत्पन्न कर सकता है। तो ये अब तक का हमारा कंक्लूजन हुआ। हमने बहुत सारे फोटो देखे, उसमें यही सब पाए। बात करते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं, कुछ फील्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों एक साथ चलते हैं। अब वो क्या है, उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो जो इस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, मतलब कि आपने एक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की थी, उसकी वजह से एक फोर्स, फोर्स मतलब बल, एक बल और विद्युत विद्युत प्रकार का बल एक इधर उत्पन्न हुआ और एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ। और इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को हम एक सामूहिक रूप से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हम लोग इसको कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के उदाहरण अगर हम लोग जैसे कोशिश करें तो जो हमारे पास हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग्स में जो भी सिग्नल्स हैं, जैसे हमारे पास में मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, हमारे पास में वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, अगर मैं इंटरनेट पर बैठा हुआ बातें आप लोगों से कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं। तो ये सब जो सिग्नल्स आ रहे हैं, मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ दिल्ली से आप लोगों के पास तक आ पा रही है, ये एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही जा पा रही है। हमने इस व्याख्यान के शुरू में आप लोगों को दिखाया, जैसे कि एक फोटो था जिसमें एक समुद्र की वेव आ रही थी, एक धारा आई थी और उसने एक टेबल को उड़ा दिया। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हर एक धारा में, हर एक तरंग में कुछ ऊर्जा होती है, ऊर्जा समाहित होती है। ऐसे ही जो ये मेरी वाणी है, जो भी मेरे ये मैं बोल रहा हूँ, जो भी व्याख्यान है, वो आप लोगों तक कैसे जा पा रहा है, वो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही जा पा रहा है, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जैसे ये जो वायर आपको दिख रहा है छोटा सा, इस वायर को हम लोग कहते हैं एंटीना। एंटीना एंटीना केबल वो नहीं होता जो हम लोग टीवी का हम लोगों को एंटीना अगर बोले तो बस क्या दिमाग में आता है, पहला पहला दिमाग में आता है कि जो टीवी वाला एंटीना लगा रहता है वो। तो बहुत सारे एंटीना होते हैं, आपके मोबाइल में भी एंटीना होता है, जिससे तभी तो बात कर पाते हो। अगर एंटीना नहीं होगा तो सिग्नल कैसे कैच करेगा मोबाइल, है ना। तो अब ऐसे सपोज करो कि यहाँ पर एंटीना लगा हुआ है, तो अब जो ये वाला फोटो देख पा रहे हो, ऐसे करके यहाँ पे बीचों बीच में एंटीना होगा और ऐसे करके जो ये फील्ड आपको दिख रहा है, ये जो ऐसे करके जा रहा है चारों तरफ, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऐसे स्पेस में और हवा में, ये कह सकते हो आप, ये प्रवाहित हो रहा है, ऐसे करके इसमें प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कंबाइंड तरीके से, मतलब सामूहिक रूप से ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं, हवा में आगे आगे प्रोपोगेट करते रहते हैं, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। अगर वैक्यूम भी होगा, हवा नहीं भी होगी, तो भी ये लोग चलेंगे, तो भी ये फोर्सेस एक दूसरे के साथ में चलते रहेंगे। इनको इस तरीके से कुछ हम लोग डिनोट करते रहते हैं। तो आप लोगों के लेवल पर हम बस छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे, हम बस उतनी ही शेयर करेंगे। तो अब फिर से इस पर आते हैं। अब जैसे ये धारा की जो बात की, विद्युत चुंबकीय धारा की बात की, इस धारा की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है कि अब जैसे आप मेरे फोटो की तरफ देखें, अगर मैं ये करता हूँ, मैं 1 सेकंड में एक बार ऐसे करके उंगली अपनी हिला सकता हूँ। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भाई आप कितनी बार हिला सकते हो, सपोज करो वो 2 बार ऐसे करके हिला सकता है।
है ना। कोई बच्चा एक ही सेकंड में 10 बार ऐसे करके हिला सकता है तो उसको कहते हैं आवृत्ति, कि इसकी आवृत्ति इतनी है, ठीक है। तो अब ये जो दोलन होते हैं एक सेकंड में कौन सी धारा, कौन सी तरंग कितना दोलन कर पा रही है। जैसे सपोज करो ये 1 सेकंड है, यहां तक 1 सेकंड है, तो अगर इस तरीके से एक ही दोलन पूरा हो पाया, इसको कहेंगे हम एक दोलन। ये अगर हम पॉजिटिव बोले, इसको नेगेटिव बोले, तो जहां पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो गया, इसको बोलेंगे एक दोलन। और 1 सेकंड में अगर एक दोलन हो पाया तो उसको हम कहेंगे 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इस सिग्नल की, 1 हर्ट्ज, ठीक है। अगर 2 दोलन हो पाए, जैसे अब देखो इसमें देखो, यहां तक अगर हमने 1 सेकंड मानी है, ये 1 सेकंड है हमारी यहां तक की, तो कितने दोलन, 1 2 3 और 4, और भी थोड़ा सा, चलो मान लेते हैं 4 ही हो पाए। तो अगर 4 हो पाए हैं तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इस वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 हर्ट्ज, और इस वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 हर्ट्ज। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। इसको बोलेंगे हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब धीरे धीरे हर एक सिग्नल की बढ़ती रहती है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे कि रेडियो वेव्स कुछ होती हैं हमारे पास में, इन पर भी आप लोगों का एक लेक्चर हुआ है। माइक्रोवेव्स भी होती हैं, माइक्रोवेव्स में जैसे आपके घर में ओवन होता है, तो उसमें जो पदार्थ जो भी हम लोग रखते हैं, खाना रखते हैं, वो गर्म होता है, तो वो किस फ्रीक्वेंसी के एक सिग्नल से गर्म होता है ना, तो वो उसको हम माइक्रोवेव कहते हैं। फिर कुछ इंफ्रारेड भी होते हैं, ठीक है, उसमें हमारी विजिबल लाइट्स वगैरह भी आ जाती है। फिर आप लोगों ने सुना हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब पराबैंगनी किरणें। फिर एक्स रेज भी होती है सॉरी, गामा रेज भी होती हैं, ठीक है। तो इन सबको ऐसे करके फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पॉसिबल है। जो ये हमारे पास में प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकार है, ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकार है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग अगर इस स्पेक्ट्रम को डिवाइड करें, ये बहुत सारे स्पेक्ट्रम है जिसमें सारी हमारे जो भी हम जैसे मोबाइल पे बातें करते हैं, तो वो भी उसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। और हमारे घर में ओवन है, वो भी उस पर होता है। अगर हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी भी इसी से होता है। तो इसी तरीके से हम इन सिग्नल्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक आयोनाइज्ड रेडिएशन और एक नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन। देखिए आयोनाइज्ड जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई 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 होती है। इसमें जनरली हमारी यूवी जो पराबैंगनी किरणें हैं उसका कुछ पार्ट आता है, और ऊपर का एक्सरे और गामा रेज आता है, जिससे एक्सरे हमारा मेडिकल में एक्सरे होता है ना, वो वाला आता है। और नॉन आयोनाइजिंग वाला उसका छोटा वाला आ गया, टीवी हो गया, हमारा रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना मेन उस पर फोकस पर आते हैं। तो दो प्रकार के हमारे विकिरण हो गए। आयनीकरण विकिरण हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसमें एक्सरे गामा रेज आती है मेनली। और एक हमारा गैर आयनीकरण हो गया, जिसमें हमारे मोबाइल फोन वगैरह ये सब आते हैं। अब हम इनके बात करते हैं सिग्नल्स की, जो इनके एक संकेत है, चिन्ह जो है। तो अगर कहीं पर आप ये वाला चिन्ह देखें, तो ये चिन्ह तो बहुत ही खतरनाक है। एक मिनट, ये वाला चिन्ह जो है हमारा, ये वाला चिन्ह बहुत खतरनाक है। ये चिन्ह अगर आप कहीं पर देखें तो उस एरिया में हम लोगों को विदाउट प्रिकॉशंस, मतलब एक जैकेट वैकेट जो आप लोगों को मिलनी चाहिए, उसके बिना पहने हम उस क्षेत्र में एंटर नहीं कर सकते, उसमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए, प्रवेश नहीं कर सकते। और अगर इस प्रकार के आप लोग सिंबल्स देखते हैं, चिन्ह देखते हैं कहीं पर, तो इसका मतलब है कि नॉन आयोनाइजिंग फील्ड्स वहां पर है। जैसे कि वाईफाई का सिग्नल देखो, ये वाईफाई जैसा लग रहा है ना, आपने वाईफाई सब चलाते हो ना, नेट से वाईफाई चलाते हो, तो इस प्रकार का अगर सिंबल आप लोग देखते हो, तो ये आप लोगों का वाईफाई वाला सिग्नल है, नॉन आयोनाइजिंग है, पर ये भी खतरनाक हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, दूसरे उस पर भाग पर बात करते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे, बस फोटो के तरीके से ही बात करेंगे। फिर हम इसके थोड़े से उस पर भी आएंगे कि क्या क्या हमारी हानियां होती हैं इससे। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, कैसे कैसे हैं ये सारे मैं बताता हूँ। कम्युनिकेशन में है, रिमोट कंट्रोलिंग में है, रिमोट सेंसिंग में है। तो देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। अब जैसे मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ,
तो मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ या आप फोन पर बात कर पा रहे हैं कहीं भी, तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मोबाइल फोन हो सकता है, सैटेलाइट जो होते हैं हमारे पृथ्वी के बाहर एक चक्कर लगाते हैं, है ना, पृथ्वी के बाहर चक्कर लगाते हैं जिनसे हम लोगों को सिग्नल आ पाते हैं। टेलीविजन, टीवी जो हम लोग देखते हैं, और इंटरनेट पर मेल भेजते हो ना, मेल मिल जाता है कहीं से भी, या फिर यूट्यूब पे देखते हो, डाउनलोड कर लेते हो, डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, ब्लूटूथ से सिग्नल सुन लेते हो, ये सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या, विद्युत चुंबकीय, इन पर निर्भर करता है। ये सब इसकी एप्लीकेशंस है, मतलब एप्लीकेशंस मतलब इसको हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं। सॉरी, अगर अगर हम अब कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट बात करता, जैसे आप इसको देख रहे हैं, तो ये कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो बहुत ज्यादा दूर अगर डिस्टेंस एक बना दी जाए तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर पर उसकी बात नहीं जा पाएगी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कुछ उपाय करना पड़ेगा। कुछ उपाय कैसे करना पड़ेगा कि हम लोगों को उसकी बात को, जो ये बात थी, इस बात को किसी एक हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है, उस टाइप के सिग्नल पर रखना पड़ेगा और इसको तब यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो मुझे दिल्ली से इंदौर आना है तो मैं पैदल आऊंगा, तो पैदल क्या होगा, पैदल चलते थक जाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं बस में बैठ जाऊं, या मैं ट्रेन में बैठ जाऊं, या फिर मैं एरोप्लेन में बैठ जाऊं। तो मैं एरोप्लेन में बैठा और एरोप्लेन ने इंदौर पहुंच के मुझे उतार दिया, तो मैं पूरा क्या हो गया, मैं हो गया आपका मैसेज सिग्नल, और जो एरोप्लेन था वो एक कैरियर हो गया। तो ऐसे ही कैरियर जो हम लोग यूज करते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम कैरियर की तरीके से यूज करते हैं, जिससे कि हम अपनी बात को, जो भी हमारा मैसेज है, जो भी हम कहीं पर पहुंचाना चाहते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं। और देखो कि अभी अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंगे यूज नहीं कर रहे थे तो बहुत कम डिस्टेंस पर भी ये बच्चा सुन नहीं पा रहा था इसकी आवाज। और अगर आप यूज करेंगे तो देखो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार का मानचित्र यहाँ पर है और सब लोग कनेक्ट हो गए, है ना। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लाभ है। कितने लाभान्वित करती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई समुद्र में है, सब लोग आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। ये सब फायदा करते हैं। तो जैसे कि ये आपकी बात है, ये आपने हाई फ्रिक्वेंसी एरोप्लेन लिया, मतलब ये मैं हूँ, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन पे मैं चढ़ा और ये मैं इंदौर पहुंच गया। इंदौर पहुंचने के बाद में मेन चीजें जो मतलब मेरे को रख लिया जाएगा और मैं एरोप्लेन छोड़ दूंगा। तो मेरी जो भी बात है वो आप सुन ले रहे हो। जिस जिस सिग्नल पर, जिस विद्युत चुंबकीय तरंग पर ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, उसका आप लोगों को कोई फायदा नहीं है ना। तो उसको वहां तक आपकी जो डिवाइस होती है वो उसको हटा देती है, ठीक है। तो ये इसके फायदे होते हैं ऐसे ऐसे करके। अब कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है, देखो ये सैटेलाइट है, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन करने के, ये सब कम्युनिकेशन है ना, जो हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग अपने घर से भेजेंगे, सैटेलाइट कहाँ पर है, पृथ्वी के बाहर एक उसमें, है ना, ऐसे करके ये पृथ्वी है तो ऐसे करके चक्कर काटता रहता है ना, यहाँ से गई बात यहाँ से आई यहाँ, ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया ये जैसे मोबाइल टावर है ना। अब इससे मोबाइल टावर से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हम है मोबाइल लेके, तो हमारा सिग्नल इस मोबाइल टावर पे गया, इस मोबाइल टावर ने इधर भेजा, इसने इधर भेजा, और ये दोनों जुड़ गए, और यहाँ से कोई दूसरे से आप मोबाइल पे बातें कर सकते हो, तो ये दोनों आपस में बातें कर पा रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर भी क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ही सिग्नल जा पा रहा है। दूसरा, घर पर आप एफएम सुन पा रहे हो, रेडियो सुन पा रहे हो, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों से जा रहा है, ठीक है। और एक मोड है सिंपल वायर का, जैसे टेलीफोन लाइन चलती थी, तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, है ना, ये सिग्नल केवल विद्युत तरंगों से जा रहा है। पर हाँ, ये थोड़ा सा रेडिएशन यहाँ से जरूर होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। और कौन से सैटेलाइट का तरीका हो सकता है, देखो सैटेलाइट में, अब मैंने बताया ना पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट होती है, तो एक बंदा उसको भेज दे रहा है, ये ट्रांसमीटर हो गया जो भेज रहा है, ट्रांसमीटर ने भेजा एक को, ठीक है, और इसने भेज दिया दो को, 3 को भी बेच सकता है, 4 को भी बेच सकता है, 5 को भी बेच सकता है। तो सैटेलाइट का ये फायदा हो गया, सैटेलाइट का फायदा हो गया, ठीक है। और इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इस तरीके से भी आप लोग बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। ये भी देखो सैटेलाइट का एग्जांपल है, इससे इंटरनेट चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब ये भी एक सैटेलाइट का एग्जांपल है, यहाँ से आप वर्ल्ड वाइड इंटरनेट चला सकते हो। यहाँ पर आपका एक इंडोर यूनिट वाईफाई वाला हो गया, फिर एक कोई जहाँ से भी सिग्नल आया हुआ है सैटेलाइट के थ्रू, और ये सिग्नल जा भी रहा है और रिसीव भी हो रहा है, और आप लोग उसको घर बैठे बिना वायरलेसली होता है बेतार का तार,
मतलब तार के बिना आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे की बातें सुन पा रहे हो, एक दूसरे के पास मैसेज पहुंचा पा रहे हो। अगर हम दूसरे लाभ की तरफ बात करें कि भाई दूसरा और क्या लाभ हो सकता है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों से, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोलिंग क्या होती है? रिमोट, रिमोट मतलब होता है दूर, जो चीज दूर है। अब देखो ये है ड्रोन, है ना, और ये व्यक्ति इसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और वो भी दूर है इससे, मतलब रिमोटली कंट्रोल कर रहा है। रिमोटली का मतलब है दूर से कंट्रोल कर रहा है, उससे तार से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये किसके माध्यम से हो पा रहा है? जो ये इसका रिमोट है और ये जो इसका ड्रोन है, ये दोनों आपस में विद्युत चुम्बकीय तरंगों से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की वो है। तो मैंने बीच में देखो तुम लोगों से बात की थी कि हम लोग ये भी देखेंगे धीरे धीरे कि हम लोग कहाँ-कहाँ पर जा सकते हैं, हम किस-किस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कितने सारे क्षेत्रों की बात की, हम लोग सैटेलाइट में जा सकते हैं, हम लोग ड्रोन बना सकते हैं, अभी और देखो क्या-क्या चीजें कर सकते हैं, मोबाइल में बात कर सकते हैं, मोबाइल की हमने बात की, है ना? तो और भी क्या-क्या कर सकते हैं, देखो इसमें इस वाले ड्रोन में कैमरा भी लगा हुआ है, देखो यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है ना? ये ड्रोन ऐसे करके चल रहा है और इसको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। सेना में जब हमारे जवान पहले खुद लड़ने जाते थे, अब क्या करते हैं, अब वो 2, 3, 5, 10 किलोमीटर पीछे बैठते हैं, इस ड्रोन को भेज देते हैं, सारे सिग्नल मॉनिटर कर लेते हैं, जान का खतरा नहीं है ना? बहुत सारी घाटियां ऐसी होती है जिसमें मनुष्य नहीं उतर सकता, आदमी नहीं उतर सकता, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रोन को भेज सकते हैं। बहुत जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर हम लोगों का एक्सेस नहीं हो सकता, मानव को या फिर हमारे सोल्जर्स को खतरा होता है, तो वहां पर हम इस ईएम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सारी जगहों पर बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। अब देखो इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब मैंने बता दिया, मतलब दूर से, मतलब हम वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिमोट सेंसिंग कर रहा है कि अर्थ पे क्या क्या हो रहा है, क्या इसका टेम्परेचर है, जैसे जैसे वो प्रिडिक्शन होते हैं ना कि आज गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, आज इस क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है, आज यहाँ पर हवाएं इतनी गति से चलेंगी, तो ऐसे करके रिमोट सेंसिंग होती है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होती है। देखो ये वीडियो देखो, कितनी अच्छा आपको लगेगा। ये सैटेलाइट चल रही है और ये क्या कर रही है, ये रिमोटली सेंस कर रही है, रिमोट सेंसिंग इसको कहते हैं, रिमोटली सेंसिंग मतलब दूर से ही सेंस कर ले रहा है, और सारा डेटा कहां पर आ जाएगा, एंड यूजर के पास में आ जाएगा, आप लोगों के पास में आ जाएगा। देखो ऐसे करके पूरी अर्थ को ये सेंस कर लेगा सैटेलाइट, ठीक है। आप सैटेलाइट के क्षेत्र में भी जा सकते हो ऐसे करके। ये देखो ये सैटेलाइट आएगा और ये तो इसके सैटेलाइट के एंगल्स हम लोग चेंज करते रहते हैं और धीरे 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 पूरी अर्थ हम लोगों की कवर हो सकती है, इसको हम सेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार से सेंसिंग होते हैं, जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य है, सूर्य से किरणें जा रही हैं और ये सैटेलाइट अर्थ से कनेक्टेड है। तो देखो कैसे करके दो तरीके की रिमोट सेंसिंग होगी, एक तो एक्टिव हो गई, एक्टिव मतलब डायरेक्ट यहाँ से, अभी और इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, और एक हो गया सूर्य की किरणों के विकिरण से, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, एक एक्टिव का मतलब क्या हो गया, ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे डायरेक्ट इनको सैटेलाइट को सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्टिव। पैसिव वाले में क्या हो गया, पैसिव वाले में सूर्य से किरणें आ रही हैं, बादलों ने सिग्नल भेजा, यहाँ से रिफ्लेक्शन गया सैटेलाइट को, सूर्य से आया बिल्डिंग पर, बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन गया यहाँ पर, ठीक है, सूर्य से आया पेड़ पर, ये गया यहाँ पर। तो इन बादलों में कितना पानी है, ये बारिश करेंगे नहीं करेंगे, इनकी गति क्या है, किस गति से ये आगे बढ़ रहे हैं, किस सिटी में बारिश हो सकती है नहीं हो सकती है, ये सब सेंसिंग कहाँ से हो जाएगी बहुत दूर रखे हुए, पृथ्वी के बाहर रखे हुए सैटेलाइट से हो जाएगी, और वो सारे सिग्नल यहाँ पर अर्थ स्टेशन पर भेज दिए जाएंगे, अर्थ स्टेशन पर भेज दिए जाएंगे। देखिए ये वाली वीडियो, ये वाली फोटो देखिए, यहाँ से ये गया, सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर भेज दी गई, ये इंफॉर्मेशन भेज दी गई जहाँ पर ग्राउंड पर हमारा सैटेलाइट है, और ये सबको बाकी को, आप लोगों को टीवी पर, बाकी न्यूज में सबको बता देगा कि कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब रिमोटली सेंसिंग हो गई ना। अब जैसे मैं आप लोगों को रिमोटली टीचिंग कर रहा हूँ, इसको कहते हैं रिमोटली टीचिंग। अब मैं इतनी दूर से हूँ, आप लोगों को टीचिंग कर पा रहा हूँ, तो ऐसे ही ये रिमोटली सेंसिंग हो गई, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, रडार की बात करते हैं, सैटेलाइट्स की बात की। रडार क्या होता है, रडार होता है हम लोग अपनी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं आजकल, है ना। तो अब जैसे सपोज करो कि हम लोग सीमा पर हैं, कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट हमारा कुछ आ सकता है, तो सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रडार ने क्या किया,
सिग्नल भेजा, ये नीला वाला सिग्नल भेजा। अब नीला वाला सिग्नल जब इस पे गया तो इससे चारों तरफ टकरा के बिखर गया। टकरा के बिखरने के बाद में उस बिखरे हुए सिग्नल में से कुछ पार्ट, ये जो ऑरेंज वाला इधर आ रहा है, ऑरेंज वाला वापस रडार की तरफ आया। तो रडार क्या करेगा, इस ब्लू वाले को और ऑरेंज वाले को दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है। अब उसमें से डेटा एनालाइज कर लेगा। कैसा एनालाइज कर लेगा कि भाई इस टारगेट की स्पीड कितनी है, कितनी तेज स्पीड से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कितना आकार है इसका, ठीक है। ये सारी चीजें रडार डिटेक्ट कर लेगा। और कैसे संभव हो पा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से, विद्युत चुंबकीय सिग्नल से, ठीक है। तो आप लोग रडार के फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है। ये रडार का एक फोटो है, देखो ये देखो ये शिप पर लगा हुआ एक रडार है, नेवी नेवी का रडार है। तो इस टाइप से घूमता रहता है, सिग्नल्स भेजता रहता है, थोड़ी टाइम के लिए वेट करता है। ये इसका डिस्प्ले होता है ऐसे करके, इसको कहते हैं पीपीआई डिस्प्ले। तो ये जैसे ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे से टारगेट्स दिख रहे हैं ना, तो ये टारगेट्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, कोई एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टाइप का रडार का डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इसके इतने सारे यूज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के, कि वो खत्म नहीं हो सकते। हमारे घरों में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास वाईफाई वाला टीवी है, रेडियो है, इस पर हम लोग अभी और भी बात करेंगे। लैपटॉप कनेक्टेड है वाईफाई से, है ना। सारी होम अप्लायंसेस हमारे घर के जो है वो ईएम सिग्नल बेस्ड है। मेडिकल साइंस में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एमआरआई में करते हैं, एक्सरे में करते हैं। और जो आजकल जैसे किसी के आप सुनते हो ना, हृदय की मांसपेशियां रुक गई, धमनियां रुक गई, अब स्टंट डलेगा, पेसर डलेगा। तो बहुत सारे ये जो होते हैं इक्विपमेंट छोटे छोटे से अंदर बॉडी में फिट करने पड़ते हैं। तो इस टाइप का अंदर अगर बॉडी में कुछ फिट हो गया तो वो सिग्नल बाहर वाले उसको कैसे भेजेगा, बाहर जो भी एक डिवाइस लगी हुई है जो मॉनिटर कर रही है, उसको कैसे भेजेगा, उसको भेजेगा ईएम सिग्नल के थ्रू, ठीक है। अब ये देखो जैसे ये स्मार्ट पिल्स है, ये इन्होंने इसमें डाली मलेरिया और एल्जाइमर्स के लिए। अब ये सिग्नल अगर भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, ये भेजेंगे इसके थ्रू, ठीक है। मतलब ईएम सिग्नल्स के थ्रू, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के थ्रू। अब हमारे जो फौजी हैं, फौजियों के लिए हमने बात की ना, आजकल सारी चीजें स्मार्ट 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 आ रखी हैं उनके लिए। तो सारे वाईफाई वगैरह सब सिग्नल्स जो भेजते हैं, मतलब एक सैनिक अगर कहीं पे खो गया तो उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, वो सब ईएम से होता है। बहुत सारे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट शूज, ये सब ईएम सिग्नल्स, स्मार्ट वियर्स, बहुत सारे जो हमारे होते हैं, देखो कितने सारे स्मार्ट स्मार्ट है ना। तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों पर निर्भर बहुत सारे क्षेत्र हैं। और इतने सारे क्षेत्र हैं कि अगर इन पर 10 दिन तक भी बात की जाए तो वो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने इस व्याख्यान के अंतिम पड़ाव पर। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने दो टाइप के विद्युत चुंबकीय विकिरणों को डिस्कस किया कि एक तो हमारे होते हैं आयोनाइज्ड वाले, एक होते हैं नॉन आयोनाइज्ड वाले। आयोनाइज्ड वाले कौन से होते हैं, एक्सरे गामा रेज वाले, ठीक है। जैसे जिसमें एमआरआई स्कैन हो रहा था, एक्सरे हो रहा था बॉडी का, ठीक है। वो स्कैन्स हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ठीक है, आयनीकरण वाले हैं, ठीक है। और जो नीचे जो हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं, अपने घर में माइक्रोवेव ओवन में यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ सिग्नल में यूज कर रहे हैं, वो सब हमारे कौन से, नॉन आयोनाइजिंग है, ठीक है। तो दो प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के अलग अलग नुकसान भी हैं। तो दोनों प्रकार के नुकसानों के बारे में बात करेंगे। इन सिंबल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन है, एक हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ये दोनों सिंबल सेम ही है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। एक्सरे वाला जो आयोनाइजिंग वाला है, ये फोटो भी हम लोग दोबारा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर होगा। इसके देखिए दो प्रकार के प्रभाव होते हैं और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक तो होता है लो डोज, अगर आपके पास में लो डोज आई है, और एक होता है हाई डोज, मतलब आपने बहुत ज्यादा देर तक आप उस फील्ड में रहे हो, उस क्षेत्र में रहे हो जहां पर ये विद्युत चुंबकीय विकिरण थे। तो आपको अगर बहुत कम डोज भी आई है, जैसे एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन के सामने आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन में बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको एक लिमिट के बाद में खतरा हो सकता है। कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, कैंसर को आप लोग इनवाइट कर सकते हो, अंग विफलता, ऑर्गन फेलियर, मतलब ये फला फला अंग ने काम करना बंद कर दिया, हृदय संबंधी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, हृदय संबंधी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और अगर उसकी डोज बहुत ज्यादा हाई हो जाए, सॉरी, आयोनाइज्ड रेडिएशन की, तो हमें विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम हो जाते हैं। ये सिंड्रोम हमारे जेनेटिक्स भी होते हैं, मतलब हमारा डीएनए तक चेंज कर देते हैं, आरएनए तक चेंज कर देते हैं। और ये हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी भी हमारे, मतलब एक
के पुत्र को भी ये ट्रांसफर हो सकता है। तो ये इतना खतरनाक आयोनाइज्ड रेडिएशन होता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन की, जो हमारे घर परिवार में सबसे ज्यादा उपस्थित होता है। देखो ये हमारे घर की स्थिति है। ये हमारे घर की स्थिति कैसे है? हमारे पास में वाईफाई वाला टीवी चल रहा है, रिमोट चल रहे हैं, स्मार्ट डोर है, स्मार्ट अलार्म है, सारी चीजें है ना, लैपटॉप है, टीवी है, 10-10 मोबाइल है, 4-4 फैमिली मेंबर्स के पास में 1-1 2-2 मोबाइल है, ठीक है। तो हमारे घर की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, ऐसे सिग्नल्स होते हैं, इन सिग्नल्स के बीच में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सोचने की कोशिश करो कि ये सिग्नल्स हमारी तरफ चारों तरफ रहते हैं। अब होता क्या है, इसमें भी सबसे बड़ा जो कारक है, इसमें सबसे बड़ा कारक है मोबाइल। मतलब बहुत सारे सोर्स मैंने इसमें दिखाए आपको कि कितने सारे सोर्स आपके घर में हैं, पर सबसे बड़ा जो सोर्स है, सबसे बड़ा जो कारक है, वो है मोबाइल। तो अब मोबाइल में भी दो प्रकार के रेडिएशंस, दो तरफ से हमें खतरा है। एक तो है मोबाइल टावर से, और दूसरा है हमारे खुद के मोबाइल फोन से, इसको हम कहते हैं मोबाइल हैंडसेट, ठीक है। तो अब देखो, मोबाइल टावर पे हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसी है, क्या है, ये भी बहुत खतरनाक है। तो हम इस व्याख्यान में ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे कि खतरा तो है, खतरा दोनों से है, पर हम कैसे बच सकते हैं। तो हम लोग मेनली इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका वाईफाई चल रहा है ना, लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप में भी वाईफाई होता है, इंटरनेट होता है, कनेक्शन वो नेट से ही चलता है ना। मोबाइल रखा हुआ है, कॉर्डलेस फोन रखा हुआ है, और कुछ स्मार्ट थिंग आसपास रखी हुई है। और ये देखिए, बच्चा सो रहा है, बच्चे के पास में कितने सारे विकिरण आपके यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सब हम लोग बात करने वाले हैं अभी अगले 5 मिनट में। इसके कुछ सोशल इफेक्ट्स भी हैं, ये देख सकते हो। एक रूम में एक फैमिली बैठी है, एक परिवार बैठा है, सभी लोग अलग अलग मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। ये कोई भी एक परिवार में फंक्शन हो रहा है, सभी लोग अपना एंजॉयमेंट छोड़ के अपना आपस में बातें कर रहे हैं। ये मोबाइल के कुछ सोशल इफेक्ट्स भी है। खाने की टेबल पे हम लोग बैठे हैं और सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई एक गर्भवती महिला है और वो 2-2 मोबाइल यूज कर रही है, ठीक है। अभी इनके सब प्रभाव को हम यूज करेंगे। एक हस्बैंड वाइफ है, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे हैं, वो आपस में नहीं खेल रहे हैं, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा पेनफुल और दर्दनाक फोटो है। यहाँ बच्चे प्लेग्राउंड में एक खेल के मैदान में बैठे हैं और मोबाइल यूज कर रहे हैं, जबकि इन्हें एक फिजिकल गेम खेलने चाहिए। तो ये तो सोशल कॉज हो गए, है ना। और ये दो माओ के फोटो हैं, तो ये अपने बच्चों को मोबाइल दिखा रही हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना खतरनाक होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो इस फोटो की, इस एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम सब लोगों ने किया है। क्या है ये एक्सपेरिमेंट? देखो मैंने बोला कि लाइट जो हमारे पास में आती है, सूर्य का प्रकाश जो आता है, वो भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। हमने एक लेंस लिया इस वाले एक्सपेरिमेंट में, देखो, और इस लेंस से हमने एक पेपर पर ये प्रकाश को केंद्रित किया, एक एक जगह पर, एक बिंदु पर केंद्रित किया। तो क्या हुआ? आग लग गई, है ना। क्यों आग लग गई? क्योंकि आपने सारी ऊर्जा को, क्योंकि मैंने बताया हर प्रकार की तरंग ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है, उसमें ऊर्जा समाहित है। आपने क्या किया? उसको एक केंद्र पर, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, वहां का तापमान बढ़ गया, तो वहां पर आग लग गई। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है मोबाइल के केस में। तो मोबाइल के केस में क्या होता है, अब देखिए अब हम जानेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन और रेडिएशंस ऑन आवर ह्यूमन हेल्थ। तो जो हमारे रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, आयोनाइजिंग की हमने बात कर ली। आयोनाइजिंग रेडिएशन तो इतना खतरनाक है कि वो आपके डीएनए तक को चेंज कर देगा। मतलब जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी रोग हमारे जाएंगे, सिंड्रोम्स हो जाएंगे हम लोगों को, अगर उसकी बहुत ज्यादा मात्रा ले ली जाए। रेडिएशन से जल भी जाते हैं। ऐसे ऐसे फोटो मैंने जानबूझकर नहीं डाले क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है, वरना ऐसे ऐसे फोटो आप लोग देख नहीं पाते उसको, उससे रेडिएशन से जल भी जाते हैं। स्किन इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो वो तो बहुत खतरनाक है ही। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो हमारे घर में अवेलेबल है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी अभी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब खतरों की बात करें, देखो एक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर, ठीक है, अभी बात करेंगे। एल्जाइमर्स, जिसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं, मेमोरी लॉस भी भूलने की बीमारी एक तरीके से होती है। मसल्स पेन, बॉडी पेन मतलब इनफर्टिलिटी, आईसाइट लॉस मतलब आंखों की दृष्टि चले जाना, हियरिंग लॉस मतलब सुनना कम हो जाना,
हेडेक, सरदर्द रहना, नौसिया, उल्टियाँ आना, चक्कर आना, डिजीनेस, हरदम थकान रहना, डिप्रेशन, हर चीज में अपना एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाना और उम्मीदें छोड़ देना, है ना? और इंसोम्निया, इंसोम्निया, अनिद्रा, इंसोम्निया कहते हैं अनिद्रा को, है ना? इरिटेशन, बात बात पे इरिटेट होना, मिसकैरेज, गर्भपात, ठीक है? ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो मोबाइल की वजह से होती हैं। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। देखो, ये एक थर्मोग्राफिक इमेज है। थर्मोग्राफिक इमेज कहते हैं हमको जितना हमारी बॉडी का किसी मसल्स का, टिश्यू का टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है। मैं बस 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट में अपने टॉपिक को खत्म ही करूंगा, ठीक है? तो ये जब इस व्यक्ति ने मोबाइल पर बातें नहीं की, तो ये तब की थर्मोग्राफिक इमेज है। मतलब थर्मोग्राफिक इमेज इसका तापमान दिखा रहा है, इसके जो टिश्यू है, इसके जो कोशिकाएं हैं, उनका तापमान कितना है। अब इस व्यक्ति ने 15 मिनट फोन पे बात की, 15 मिनट फोन पे बात करने के बाद में आप देख सकते हो कि इस व्यक्ति की कोशिकाओं का तापमान कितना बढ़ गया। तो तापमान से ये सारा रिलेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। अगर हम बात करें एक एडल्ट की, एडल्ट होता है एक व्यक्ति जो ठीक ठाक आयु का है मेरे जैसा, तो उसकी जो स्कल थिकनेस होती है, मतलब जो हमारी एक खोपड़ी है, खोपड़ी की जो मोटाई होती है, खोपड़ी की मोटाई 2 mm की होती है, 2 मिलीमीटर की होती है। 10 साल के बच्चे की 1 mm की थिकनेस होती है, ये जो मोटाई है, ठीक है? ये जो मोटाई है, खोपड़ी की थिकनेस, खोपड़ी की हड्डी की थिकनेस, ठीक है? वहीं अगर हम 5 साल तक के बच्चे की बात करें तो वो 0.5 mm होती है, मतलब आधा मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो बहुत पतली होती है उसकी थिकनेस, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि जो उसका एब्जॉर्प्शन रेट है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि वो एक शीशा लेके, एक लेंस लेके आप लाइट को कंसंट्रेट कर रहे हो और आग जला दे रहे हो, तो मोबाइल को ऐसे पकड़ के रखना वो वही है कि आपने ना सारी एनर्जी को उसको कंसंट्रेट कर दिया यहाँ पर। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर करें, तो जो आप देख सकते हो कि एक बड़े व्यक्ति पर कितना प्रभाव होता है, कितना टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। फिर 10 साल तक के बच्चे का कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, छोटे बच्चे का टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि उसकी जो हड्डी की थिकनेस है वो बहुत कम है, ठीक है? ये एडल्ट के लिए आप टेम्परेचर थर्मोग्राफिक देख सकते हो, ये आप 10 साल के बच्चे के लिए देख सकते हो, ये 5 साल के बच्चे के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए ये एक्सपोजर एरिया कितना ज्यादा बढ़ गया, वहां एडल्ट के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये देखिए, इसका थर्मोग्राफिक इमेज, मतलब इस बच्चे की कोशिकाओं का तापमान कितना ज्यादा बढ़ गया मोबाइल यूज करने से। अब होता क्या है, ब्रेन ट्यूमर होता कैसे है, क्यों हो जाता है मोबाइल यूज करके, है ना? आप लोग कहोगे कि सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, मोबाइल यूज करके कैंसर हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो, बात करते हैं एक स्लाइड में, बस इसी में हम लोग बात करके बता देंगे। देखो, हमारे पास में एक होती है एंडोथेलिकल सेल, है ना? एंडोथेलिकल सेल क्या करते हैं, हमारे पास में ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, मतलब जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें हर प्रकार का ब्लड, हर प्रकार का रक्त अंदर प्रवाहित नहीं हो सकता। मतलब हमारे रक्त में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में नहीं जानी चाहिए, जिनको हम लोग कहते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन जैसे कि जो हमारा स्वेटिंग में निकल जाता है, पसीने से निकल जाता है, तो वो अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो, ये जो रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ, ये आईसीएमआर की दिखा रहा हूँ। आईसीएमआर में क्या है, 1 घंटा अगर हम लोग मोबाइल पर बातें कर लें, तो जो ये 2 वॉट्स, 2 वॉट पर केजी, मतलब 1 किलो टिश्यू की बात करें, 1 किलो कोशिकाओं की अगर हम बात करें, तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो 2 वाट तक बढ़ जाता है, ठीक है? एंडोथेलिकल सेल्स का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो उस चीज को रोकते हैं, रक्त की अशुद्धियों को मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकते हैं, वो ढंग से काम नहीं करते। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो टॉक्सिन प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो टॉक्सिन प्रवेश नहीं करना चाहिए मस्तिष्क में, वो टॉक्सिन प्रवेश करने लगता है। अब वो टॉक्सिन क्या है, वो टॉक्सिन धीरे 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 ऐसे करके ट्यूमर बन जाता है। तो इस वजह से हमें बहुत लॉन्ग टर्म में मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं मोबाइल पर ज्यादा बातें करने से? ब्लड ब्रेन बैरियर का नुकसान होता है, वो मैंने बता दिया। आई कैंसर हो सकता है, आई ट्यूमर हो सकता है, और बहुत सारे टाइप के कैंसर हैं जो हमारे हो सकते हैं। एक साथ तो कैंसर होता नहीं है, धीरे धीरे शुरुआत होती है। क्या क्या शुरुआत होगी, पहले थकान होगी, इनमें से सिम्टम्स दिखने शुरू होंगे, दुर्बलता आएगी, भूख कम लगना, वजन का घटना, गतिविधियों में कम रुचि, मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा आपका, दृष्टि परिवर्तन, मतलब आपको दिखना कम हो गया, सुनने की समस्या हो गई, आपको वीकनेस आने लगी,
टंग एंड नेक शोल्डर पर आपको वीकनेस आने लगी, ठीक है। ये भी बहुत सारे रीजंस हैं। और देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम तो पॉकेट में रखते हैं, हरदम रखते हैं, चाहे सोएंगे चाहे वॉशरूम में जाएंगे तो भी पॉकेट में रखते हैं, इससे इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसको पॉकेट में भी रखना, हरदम अपने पास रखना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? विजन लॉस हो सकता है। देखिए फोटो मैंने आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए कलेक्ट किए हैं ना। विजन लॉस हो सकता है, आप क्या हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, और पेन भी होगा, कान कान से सुनना कम हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा फोन यूज करोगे तो ऐसे करके। और क्या होगा, हेडेक होगा, आपको सर दर्द होगा, है ना, इरिटेशन होगी। और क्या होगा, इंसोम्निया, अनिद्रा, मतलब रात भर नींद नहीं आ रही, जग रहे हो, ठीक है। और क्या होगा, मसल पेन होगा। मसल पेन में भी अब देखो, ये अगर हम बताते हैं, अगर ऐसे सीधा खड़ा रहोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपकी जो सर है ना, वो रीढ़ की हड्डी पर 5 किलो का वेट ऑफर करती है। अगर 30 डिग्री पर झुक जाओगे तो वो जो वेट 5 किलो पड़ रहा था अभी, वो 12.2 किलो का वेट पड़ेगा। अगर 45 डिग्री पर झुक जाओगे तो वही वेट 22.2 किलो का पड़ेगा। और अगर 60 डिग्री पर झुक जाओगे तो 27.2 किलो का वेट पड़ेगा। अगर 27.2 किलो का वेट लेके बार बार घूमोगे तो यहाँ पर तो पेन होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मोबाइल हाथ से पकड़े रहोगे, रिस्ट में पेन होगा। एल्बो से पकड़े रहोगे, एल्बो पेन होगा। एक टेक्सटिंग थंब, ऐसे करके चैट करते हैं ना बार बार, तो वो टेक्सटिंग थंब, गेम खेलते हैं ना, तो वो टेक्सटिंग थंब की बीमारी हो जाती है उससे। ये मसल्स पेन देखो, डिफरेंट डिफरेंट। टेनिस एल्बो, ये टेनिस एल्बो को आजकल सेल फोन एल्बो कहने लगे हैं। पहले सचिन तेंदुलकर को हुई थी ना एक टेनिस एल्बो, आजकल सेल फोन की वजह से ये टेनिस एल्बो होने लगे। ऐसे पकड़ के रखते हो ना हरदम मोबाइल को, तो इस वजह से होती है। ये देखो, अब ये बहुत सारे, यहाँ पर दर्द इस एरिया में हो सकता है, इस एरिया में दर्द हो सकता है, टेक्सटिंग थम्स में दर्द होगा। ये देखो इसकी कर्व हो गई ना, ऐसे ऐसी झुक जाएगी रीढ़ की हड्डी, और अभी से बचपन में ही बूढ़े हो जाओगे। ये देखो, ये मोबाइल का हमारा सिनेरियो चल रहा है, जो हमारे पास में ये सब भीड़ चलती है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। अब हम प्रिकॉशन की बात करते हैं। एक ही प्रिकॉशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रिकॉशन हम लोगों को लेना चाहिए। और उस प्रिकॉशन की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कोई आपको तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि आप खुद नहीं जानते हो, खुद नहीं जानते हो, ठीक है। अब कैसे ठीक होना है, हमारी स्थिति तो ये हो रखी है, सारे घर में मोबाइल, रेडिएशंस ऐसे करके हो रखा है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, है ना। इतनी सारी समस्या है। अब देखो ऐसे करके एक चोट लग जाती है तो क्या होता है, एक दिन बाद या कुछ घंटे बाद ऐसे करके थोड़ी हल्की पड़ जाती है, फिर 1-2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है, योर बॉडी हील्स इटसेल्फ, अपने आप भी ठीक हो जाती है छोटी छोटी चीजों पे। तो आपका डिपेंड करता है कि आपने ये जो ईएमएफ है, जो ये आपका जो हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ये कितनी देर तक आपने हील किया है, मतलब कितनी देर तक आप उसके एक्सपोजर में रहे हो। तो आपको अपनी बॉडी को उससे हटाना है, उसको डिटॉक्स करने के लिए टाइम देना है। गिव टाइम टू योर बॉडी टू हील इटसेल्फ, मतलब कि आप सुबह से शाम तक आपने 2-3 घंटे बात की, तो कम से कम 8 से 12 घंटे आपके पास में ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आप रेडिएशन फ्री जोन में रहो, जहां पर आपके पास विद्युत चुंबकीय विकिरण ना हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण आपके आसपास ना हो। तो कम से कम 8 से 12 घंटे आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है, कम से कम अपना बेडरूम जहां पर हम सोने जाते हैं, सोने का कमरा जो है वो आपको ईएमएफ फ्री रखना चाहिए। वहां पर ऐसी चीजें, मोबाइल फोन वाली चीजें, ये चीजें, लैपटॉप, ये ना रखें, है ना। मोबाइल की तो एंट्री ही बंद कर दें। अलार्म क्लॉक रखो सुबह जगने के लिए सबसे ज्यादा। नो वाईफाई राउटर, वाईफाई राउटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए बेड में, टेलीविजन नहीं होना चाहिए बेडरूम में। और सारे वाईफाई आप लोगों को बंद कर देने चाहिए जब वो यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके विकिरण के बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो और जो गजेट्स आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे गजेट चल रहे हैं, स्मार्ट वॉच चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो सारे गजेट्स आप लोगों के कम से कम यूज करो। अब कोई विकलांग है अगर, तो उसके लिए स्मार्ट डोर बना है कि वो स्मार्ट डोर कोई खोल दे। अब 16 साल का बच्चा अगर वो स्मार्ट डोर यूज करेगा या फिर स्मार्ट स्विच यूज करेगा, तो समझो उसको क्या होगा, कितनी परेशानियां होंगी। ये ईएमएफ तो हो ही रहा है, बाकी भी सोशल कॉज बहुत सारे होंगे। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी जो है, मोबाइल फोन को अपना बेडरूम में नहीं रखना चाहिए।
और अपनी बॉडी को तकरीबन 8 से 10 घंटे तक बिना, जहां पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है, जहां पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है, मतलब मोबाइल नहीं है, कोई एक कमरा अपना ऐसा बनाए, उस कमरे में अपनी बॉडी को रखना चाहिए। रात 9 बजे से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आराम से वो किया जा सकता है। तो जो आपने विद्युत चुम्बकीय विकिरण हील किए, मतलब जो आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया, वो अपने आप ही डिटॉक्स हो जाएगा। जो टॉक्सिन आपके अंदर गया है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। अब उस समय में क्या हो सकता है, आपके घर में 4 मोबाइल फोन है सारे फैमिली मेंबर्स के, सबके फोन स्विच ऑफ कर दो। एक फोन अगर यूज रहेगा, एक फोन ऑन रहेगा, किसी की इमरजेंसी में कॉल आती है तो आप उसको यूज कर सकते हो, सारे फोन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसी संदेश के साथ में आज अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। और इसमें दूसरी चीजें, जैसे हम लोगों को बात करनी चाहिए तो स्पीकर पे ऐसे करके बात करनी चाहिए। ऐसे करके जितना ज्यादा पास से रखेंगे तो वो टेम्परेचर, वो जो मैंने बताया ना कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है कोशिकाओं का, तो वो हमें कम से कम रखना चाहिए। ठीक है। तो इसी के बाद में सभी छात्रों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बड़े उससे सुना ध्यान से। और मैं टीम का भी धन्यवाद करता हूं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और समय दिया बच्चों से बात करने का, उन्हें कुछ समझाने का, अपनी बात उन तक पहुंचाने का। और मुझे आशा है कि सारे बच्चे, जितनी मैंने चीजें दिखाई, जैसे रडार की बात की, सैटेलाइट की बातें की, और रिमोट सेंसिंग की बातें की, तो उन सब में आप अपना कैरियर बनाने के बारे में भी सोचेंगे। और जैसे भी अगर मैं भी क्योंकि विज्ञान से जुड़ा रहता हूँ, कुछ कुछ हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो अपने कैरियर से लेके, कैसे कोई गाइडेंस चाहिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर स्कूल के बच्चों की किसी भी तरीके से हम लोगों से हेल्प हो पाए। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत मुकेश बहुत जी, धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से चीजों को आपने कनेक्ट किया। एक्चुअली तरंग से स्टार्ट करते हुए आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, एक्चुअली हम लोग उसी में, एक्चुअली ये हर जो तरंगे हैं उसी के बीच में सिकुड़े पड़े हुए हैं ना। उसके बारे में चर्चा किया, क्या लाभ है क्या हानि है, और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं की, जो कि मैं यहाँ पे समराइज नहीं कर पाऊंगा। बच्चे देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और रियलाइज करेंगे कि एक सिचुएशन क्या आ गया है कि हम हर समय, जो आपने दिखाया कि रेड टिश्यू जो है पूरा कितना गर्म होता चला जा रहा है, तो कितना हानिकारक है, तो हमें उससे बचना चाहिए। मैं देख रहा था कि हमारे YouTube चैनल पे काफी जगह से जुड़े लोग, जैसे नीमच से जुड़े, यूपी से भी जुड़े डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और अमरकंटक से जुड़े लोग, जबलपुर से जुड़े, उसके बाद नीमच से जुड़े, भीटा से जुड़े, सतना से जुड़े, बीछू से जुड़े, इस तरीके से बहुत सारे रीजन से जुड़े। तो जो हमारा मकसद है, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, तो लोग देख भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि अलग अलग जगह से लोग जुड़ रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि इस समय बच्चे हमारे बिजी हैं तो वो नहीं देख पाते हैं, तो शाम को देखते हैं कभी कभी। लेकिन ये इसी साथ थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि बच्चों से या पेरेंट्स से या टीचर से, कि बच्चों को ये वीडियो को पुनः दिखाएं और अवेयर करें कि कितना हानिकारक है। ठीक है, पढ़ाई करें, अच्छा है, लेकिन उसके बाद कितना हानिकारक है उससे बचना चाहिए। तो आशीषा जी प्लीज इसमें कुछ ऐड करिए और धन्यवाद भी लगाइए, दिन हम राहुल जी को बुलाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। आपने यांत्रिक तरंगों के बारे में, स्पेशली ध्वनि तरंगों की ताकत के बारे में बताया कि कैसे वो जल की बूंदों को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में हवा में रोक कर रखा है, ऐसा आपने प्रयोग दिखलाया, अच्छा लगा। आपने बताया कि विद्युत तरंगें चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा कर सकती हैं और चुंबक तरंगें विद्युत क्षेत्र भी पैदा कर सकती हैं, और ये बेसिकली इन दोनों का सम्मिलित उपयोग भी किया जा सकता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब बच्चों को बहुत अच्छे आकर्षित लग रहे होंगे निश्चित रूप से। और आपने फिर बताया कि कैसे हम सैटेलाइट और राडार का उपयोग करके बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध कर सकते हैं, जो कि हमारे दैनिक कार्यों के लिए, या और मतलब बेसिकली जैसे आपने बताया कि ये पर्टिकुलरली ये अपना सैनिक वगैरह जो है युद्ध क्षेत्र में कैसे इन सब की सूचनाओं का उपयोग किया जा सकता है। अंत में जैसे आपने बताया कि वाईफाई
के रेडिएशन का प्रभाव और दुष्प्रभाव सचमुच बहुत जानने की जरूरत थी आज की हमारी इस पीढ़ी को, जो बिना जाने हुए इन मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, या वाईफाई, या मतलब ये आजकल सचमुच में ये नहीं अनुभव किया जा सकता है कि आप बिना मोबाइल के रह पाएं, पर हाँ, उसके साथ रहते हुए उसका सही उपयोग कैसे किया, जैसा आपने बताया, मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों को बहुत बहुत लाभ होगा। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने संस्थान का, जो इस कार्यक्रम को हम लगातार आबादी रूप से चला पा रहे हैं। धन्यवाद है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का, जो हमें इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और संस्थान में कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्थान की एक भारत श्रेष्ठ भारत की शाखा के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार योजना के संयोजक डॉक्टर नीरज जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और टीम के सदस्यों डॉक्टर कुशवाहा जी, डॉक्टर मुगेन जी का धन्यवाद। पोस्टर तैयार करने के लिए, आपने देखा है पोस्टर तैयार करने के लिए नीरज सोनी जी का धन्यवाद, और टेक्निकल सहायता के लिए प्रवीण कौशल जी का धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम को बच्चों और अध्यापकों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से हमारे ये लिंक बच्चों तक पहुंचती है, और मुख्य रूप से उन सभी बच्चों का और अध्यापकों को धन्यवाद जो हम YouTube के माध्यम से हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। अंत में मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप आज के धन्यवाद आशीष सर। मैं आज के व्याख्यान के लिए पुनः एक बार डॉक्टर मुकेश कुमार जी का सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमारे विद्यार्थियों को समझाया, और साथ में शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर मुकेश कुमार जी को एक बार और अवसर दें कि लास्ट में जो पॉइंट थे उनके दुष्परिणाम और इसके छोटे छोटे से और चित्र दिखा करके, फोटोग्राफ दिखा करके बच्चों को जरूर बताया जाए। इसके लिए व्याख्यान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी बच्चे हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि आजकल यदि उनके घर में भी कोई आता जाता है तो उससे सीधे वार्तालाप ना करके अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। एक इसका भी दुष्परिणाम होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर अपन बाद में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया है। तो मैं फिर से एक बार मुकेश जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आभार व्यक्त कर रहा हूं मैं अपने डाइट की फैकल्टी का, जो हमारे नियमित इस कार्यक्रम से जुड़ रही है, बीआरसी, बीएफई, सीएफई, एपी एकेडमिक विद्यार्थी और शिक्षक साथियों का। साथ में अपने फील्ड के अधिकारियों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस व्याख्यान को जरूर विद्यार्थियों को दिखाएं। जो ऑनलाइन देख सके हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं देख पाए उनके लिए ये कार्यक्रम, इस लिंक को बाद में भी आप दिखा सकते हैं। जरूर दिखाइए, प्रमोट करिए कि लोग अधिक से अधिक संख्या में देखें, विद्यार्थी देखें, अभिभावक देखें, ताकि उनमें ये जागरूकता फैले कि हमें किस प्रकार से ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमारे लिए हानिकारक भी हैं, इनसे लोग अवेयर हो सके। मैं IIT की टीम का आभार व्यक्त करता हूं, इसके नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी का, कि इस अपने समुद्र में से हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मोती खोज कर लाए, जो हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। आपका, डॉक्टर आशीष कुमार जी का, डॉक्टर मृगेन जी का, डॉक्टर अजय कुमार कुशवाहा जी का। साथ में मैं आज विशेष आमंत्रित सदस्य हमारे डॉक्टर अमित गहलोत साहब का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, कि जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम में आज जुड़े रहे, NID भोपाल से, कि किस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और किस प्रकार से हम विद्यार्थियों के लिए हम लोग ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। निश्चित ही क्योंकि NID भी हमारे साथ में कार्यक्रम लेके आगे भविष्य में आएंगी, तो उनके लिए भी एक बिंदु रहेगा कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों से जुड़ते हैं। NID का विषय चूंकि अलग रहता है, उस टाइप से विषय सर लेकर आएंगे। मैं आज पुनः एक बार डॉक्टर आशीष कुमार जी का और पूरे टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रावेन जी। तो मैं भी इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ रावेन जी को और अपनी टीम को। और अंत में आज के वक्ता जो कि चीजों को इतनी अच्छी तरीके से बताया ना, कि दुष्परिणाम जो एक्चुअली हम क्या दुष्परिणाम है, और जैसा रावेन जी ने कहा कि आगे भी इससे रिलेटेड जो लास्ट में हानिकारक चीजें हैं उसके बारे में चर्चा करें, तो श्योर मैं मुकेश जी से चर्चा करूंगा इसके विषय में कि कैसे हम और कर सकते हैं, कब टॉक करा सकते हैं, तो श्योर ही कोशिश करेंगे इसको लाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने टाइम दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं, और अगले बुधवार को फिर से एक नए विषय पे और अच्छी तरीके से चीजों को समझने के लिए उपस्थित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। प्लीज क्लोज। डॉक्टर खंडेलवाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस सहजता से आपने बच्चों को समझाया वो